बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू इजी मेडिकल बाय डॉक्टर लारे। आज का हमारा टॉपिक है शियाटिका, जिसे आम उर्दू ज़बान में अर्कुन्निसा भी बोला जाता है। ये वो मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को शदीद कमर में दर्द होता है और वो कमर का दर्द उसकी पूरी टांग तक जाता है और पैर के नीचे तक आता है। शियाटिका बेसिकली शियाटिक नर्व के दब जाने की वजह से होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को शदीद तकलीफ़, नमनेस और टिंगलिंग जैसी सेंसेशंस फील होती हैं। और तकरीबन 10 to 40% ऑफ पॉपुलेशन में एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ शियाटिका होने का रिस्क जो है वो मौजूद है। आए अपने आज के इस लेक्चर में हम शियाटिका को डिटेल से डिस्कस करते हैं। आज के अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ शियाटिका, शियाटिक नर्व का क्या बैकग्राउंड है, शियाटिका अगर हो जाता है तो क्या सिम्टम्स होती हैं, क्या कॉजेज़ हैं और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, हम किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं शियाटिका को, इसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन, देन उसके बाद हमारे पास क्या मैनेजमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम कौन सी एक्सरसाइजेस करके शियाटिका के पेन को रिलीव कर सकते हैं, देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड प्रोग्नोसिस। व्हाट इज़ शियाटिका? सो शियाटिका एक ऐसी कंडीशन है जो शियाटिक नर्व के इरिटेट हो जाने की वजह से, उसके कंप्रेस हो जाने की वजह से होती है, जिसकी वजह से लोअर एक्सट्रीमिटी यानी लो बैक पेन होता है पेशेंट को। और ये पेन रेडिएट करता हुआ यानी आगे बढ़ता है उसके बटक के एरिया में, फिर वहाँ से नीचे थाई की तरफ जाता है, थाई से नी की तरफ आता है और नी से नीचे पाँव की तरफ आता है। तो ऐसा पेन जो एक जगह से बढ़ता हुआ आगे की तरफ जाए उसको हम रेडिएटिंग पेन कहते हैं और शियाटिका में पेशेंट को यही रेडिएटिंग पेन फील होता है। सो शियाटिका का पेन जो है वो कमर से शुरू होता है और वो टांग के पिछले हिस्से में यानी बैक ऑफ द जो लेग होती है वहाँ पर महसूस होता है। अब इसमें पेन के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जिनमें हमारे पास एक एग्जांपल है पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया वो कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को पिन एंड नीडल जैसे सुइयाँ चुभ रही हों, इस तरह की सेंसेशंस फील होती हैं। तो अब शियाटिका में कुछ पेशेंट्स को सिर्फ पेन फील होता है, लेकिन कुछ को ये पिन एंड नीडल लाइक सेंसेशंस भी फील होती हैं। इसके अलावा इसमें कोई जेंडर प्रीडोमिनेंस नहीं है, मेल एंड फीमेल दोनों को इक्वल चांस हैं शियाटिका होने के। इसके अलावा बिफोर द एज ऑफ 20 शियाटिका होना बहुत ही ज़्यादा रेयर है अनलेस अनटिल कोई ट्रॉमा ना हुआ हो। देन ऑक्यूपेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो लोग जिनका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है कि उनको बहुत ज़्यादा देर बैठना पड़ता है और उसमें ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे मशीन ऑपरेटर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, तो इस तरह के जो जॉब करते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है शियाटिका होने का। सो नाउ लेट अस डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ शियाटिक नर्व। सो हमारी बॉडी में बेसिकली दो शियाटिक नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर। अगर राइट साइड की कंप्रेस होती है तो वो राइट साइड का शियाटिका है और अगर लेफ़्ट साइड की कंप्रेस होगी तो वो लेफ़्ट साइड का शियाटिका होगा। सो शियाटिक नर्व हमारे लंबर एंड सैक्रल एरिया की नर्व रूट L4, L5, S1, S2 एंड S3 की कॉम्बिनेशन से बनती है। ये नर्व हमारे थंब जितनी मोटी होती है और इसका 2 सेंटीमीटर का डायामीटर होता है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नर्व है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सो ये सारे नर्व रूट कंबाइन होकर एक शियाटिक नर्व बनाते हैं। उसके बाद ये शियाटिक नर्व पेल्विस के एरिया में आती है, पेल्विस के एरिया से ये ग्लूटियल एरिया में जाती है थ्रू ग्रेटर शियाटिक फोरामेन। ग्रेटर शियाटिक फोरामेन एक ओपनिंग होती है जो कि पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हिप पर प्रेजेंट होती है, वहाँ से ये ग्लूटियल एरिया में आती है नर्व। ग्लूट के बाद ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में जाती है। थाइस के बाद शियाटिक नर्व नी के लेवल पर आती है और वहाँ पर ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिनमें एक को हम फिबुलर एंड दूसरे को टिबियल नर्व कहते हैं। अब हम वो सिम्टम्स डिस्कस करते हैं जो शियाटिका के पेशेंट में प्रेजेंट होंगी। सबसे पहले तो पेशेंट को पेन होगा और बर्निंग सेंसेशंस फील होंगी, यानी कि उसको अपनी लेग के एरिया में पिन एंड नीडल लाइक सेंसेशंस फील हो रही होंगी। कुछ पेशेंट को हीट भी जो है वो लेग में फील हो सकती है और ये पेन रेडिएट करता हुआ उसकी बैक से उसके हिप के एरिया में एंड हिप के एरिया से उसके पूरी लेग में उसको फील होगा। इसके अलावा जो शियाटिका का पेन होता है वो लंबा
लंबर की फ्लेक्शन में और ज़्यादा वर्स हो जाता है। यानी ऐसी एक्टिविटी जिसमें पेशेंट को आगे की तरफ झुकना पड़े, इसमें पेशेंट की जो तकलीफ़ है वो मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि इस पोजीशन में सियाटिक नर्व जो है वो स्ट्रेच होती है। इसके साथ ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट्स पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। जब पेशेंट कफ़ करता है, खांसी करता है, तो उसकी जो तकलीफ़ है वो और बढ़ जाती है। इसकी रीज़न ये है कि कफ़िंग करते वक्त इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होता है और ये प्रेशर स्पाइन में ट्रांसमिट होता है। जब स्पाइन में ट्रांसमिट होता है तो पेशेंट के सिम्टम्स और ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। साथ नमनेस की फीलिंग हो सकती है, सुनपन फील होता है, वॉकिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। पेशेंट की अगर हम गेट देखें तो उसकी एंटेल्जिक गेट होती है, लिम्पिंग गेट होती है, यानी कि पेन की वजह से वो लड़खड़ा कर चल रहा होता है। साथ में मसल्स वीक हो सकते हैं। जिन जिन मसल्स को सियाटिक नर्व सप्लाई करती है, जिसमें ग्लूटियल मसल्स आ जाते हैं, हैमस्ट्रिंग है, काफ मसल्स हैं, ये सारे वीक हो जाते हैं। हैमस्ट्रिंग की वीकनेस की वजह से नी बेंडिंग डिफ़िकल्ट हो सकती है पेशेंट की, और काफ मसल्स की वीकनेस की वजह से वॉकिंग करते हुए जो पुश ऑफ का फ़ेज़ होता है, जिसमें हम पाँव से ज़मीन को धकेलते हुए आगे बढ़ते हैं, वो फ़ेज़ पेशेंट के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इन वॉकिंग डिफ़िकल्टीज़ में हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप चलने लगें तो आपने छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलना है, और चलते वक्त आपने अपना स्टमक टक इन कर लेना है, यानी पेट अंदर की तरफ करके चलना है। इससे क्या होता है कि आपके जो स्टमक के मसल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और आपका जो पेल्विस का एरिया है, जो हिप के मसल्स हैं, उनका वर्कलोड एट द लास्ट पेशेंट के रिफ्लेक्स इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। इसमें हम दो रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, पेटेलर रिफ्लेक्स एंड एकिलस रिफ्लेक्स। पेटेलर रिफ्लेक्स जो है या तो ये डिमिनिश्ड होगा या रिड्यूस्ड होगा, और ये शो करेगा कि कंप्रेशन जो है वो L4 के लेवल पर आ रही है। और अगर एकिलस रिफ्लेक्स जो है वो डिमिनिश्ड होगा या रिड्यूस होगा, तो इसका मतलब है कंप्रेशन S1 के लेवल पर आ रही है। जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि सियाटिक नर्व जो है वो L4, L5, S1, S2 एंड S3 के नर्व रूट से मिलकर बनती है। तो जिस लेवल पर कंप्रेशन आ रहा है उसको चेक करने के लिए हम रिफ्लेक्सेस जो है वो पेशेंट के चेक करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से लेवल पर कंप्रेशन मौजूद है। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट कॉजेज सियाटिका। इसमें दो बेसिक कॉजेज़ हैं, स्पाइन रिलेटेड एंड नॉन स्पाइन रिलेटेड। ये सारी वो कॉजेज़ हैं जो किसी ना किसी वजह से सियाटिक नर्व को कंप्रेस कर रही हैं। सबसे पहले अगर हम स्पाइन रिलेटेड कॉजेज़ को डिस्कस करें, इनमें हमारे पास L4, L5, L5S1 का डिस्क प्रोलैप्स यानी कि डिस्क स्लिप की कंडीशन आ जाती है। ये वो कंडीशन होती है जिसमें डिस्क जो है वो पोस्टीरियर साइड पर जब स्लिप होती है तो उसके पीछे से जो नर्व्स गुजर रही होती हैं ये उनको कंप्रेस करती है। दूसरा केस है स्केनाल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है किसी भी स्ट्रक्चर का नैरो हो जाना। सो अगर स्पाइनल कैनाल नैरो हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, वहाँ पर कोई ट्यूमर आ जाता है या डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से, तो वो सियाटिक नर्व को कंप्रेस कर सकती है। थर्ड इज़ फेसिड जॉइंट आर्थ्रोपैथी। फेसिड जॉइंट वो जॉइंट होता है जिसके थ्रू एक वर्टिब्री दूसरे वर्टिब्री के साथ कनेक्ट होती है, एक जॉइंट बनाते हैं। अगर उसका आर्थराइटिस हो जाए तो सियाटिका हो सकता है। लास्ट इज स्पॉन्डाइलोलिस्थीसिस। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक वर्टिब्रा जो है वो आगे की तरफ स्लिप हो जाता है। इसकी वजह से भी सियाटिक नर्व कंप्रेस हो सकती है एंड सियाटिका हो सकता है। नॉन स्पाइनल कॉजेज़ में सबसे पहले हमारे पास पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम आ जाता है। पेरिफॉर्मिस एक वी शेप मसल है जो कि हिप के एरिया में मौजूद है। इस मसल के आगे से सियाटिक नर्व पास कर रही होती है, या कुछ पेशेंट में इस मसल को क्रॉस करती हुई सियाटिक नर्व पास कर रही होती है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। सो अगर किसी रीज़न की वजह से ये पेरिफॉर्मिस मसल टाइट होता है तो इसकी टाइटनेस से सियाटिक नर्व पर कंप्रेशन आती है एंड उस कंप्रेशन से सियाटिका होने का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। दैन प्रेगनेंसी में वेट गेन होने की वजह से पोस्चर लॉर्डोटिक हो जाता है, जिसकी वजह से स्पाइन पर प्रेशर आता है और सियाटिका होने का चांस बढ़ जाता है। देन लेग का कोई ट्रोमा हो सकता है, या ऐसी ड्रेसिंग, ऐसी कास्ट या ऐसा ऑर्थोटिक जो कि बहुत ज़्यादा टाइट हो, उसकी वजह से सियाटिका हो सकता है। रेडिएशंस का ज़्यादा एक्सपोजर भी सियाटिका कॉज कर सकता है क्योंकि ये नर्व को डैमेज करता है।
रिस्क फैक्टर्स। नंबर 1, एज रिलेटेड चेंजेस जो स्पाइन के अंदर होते हैं, जैसे कि डीजेनरेटिव चेंजेस का होना, जो डिस्क मौजूद होती है स्पाइन की उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का कम होना, उसके फ्लूइड का कम होना, उससे शियाटिका का रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सेकंड इज़ ओबेसिटी। अगेन वही, जब वेट इंक्रीज़ होता है उससे स्पाइन पर प्रेशर आता है, स्पाइन से स्पाइनल नर्व्स पे प्रेशर आता है। सेकंड इज़ ऑक्यूपेशन में वो ऑक्यूपेशंस जिसमें स्पाइन में बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग है, बेंडिंग है, उनसे शियाटिका का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। देन फिज़िकल इनएक्टिविटी, कोई पर्सन जो फिज़िकली इनएक्टिव है, कोई किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, इससे उसके मसल्स वीक हो जाते हैं, और अगर उसके स्पाइन के मसल्स वीक हैं जो स्पाइन को होल्ड नहीं कर सकते प्रॉपरली, तो उनमें इंजरी का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, और किसी किस्म की भी इंजरी शियाटिका का रिस्क बढ़ा देती है। देन इम्प्रॉपर वेट लिफ्टिंग, अगर प्रॉपर तरीके से वेट लिफ्ट नहीं किया जा रहा तो क्या होगा, अगेन स्पाइन पर प्रेशर ज़्यादा आएगा। अगर आप पोस्चर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ऑलरेडी करेक्ट पोस्चर से रिलेटेड मेरी एक वीडियो अपलोडेड है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या करेक्ट पोस्चर बॉडी का होना चाहिए। देन डायबिटिक पेशेंट जो है उनमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी से नर्व के डैमेज होने का रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। देन जेनेटिक्स, कुछ प्रॉब्लम्स फैमिली के अंदर रन करती हैं जिनमें बैक प्रॉब्लम भी शामिल है, बैक पेन भी फैमिलीज़ के अंदर रन कर सकता है। इसके अलावा लास्ट में कुछ अननोन रीजंस भी हो सकते हैं जिनकी वजह से शियाटिका हो सकता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सो प्रॉपर एग्जामिनेशन के लिए हम हिस्ट्री टेकिंग से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पेशेंट से पूछते हैं कि उसका पेन का पैटर्न क्या है, हम पेशेंट से पूछते हैं कि एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स क्या हैं, यानी आप कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिनसे पेन बढ़ता है, क्या ऐसी पोजीशन या एक्टिविटी है जिससे पेन कम होता है। हम उसके पास मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, हम उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछते हैं। इसके अलावा हम कुछ स्पेशल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ब्रेगार्ड टेस्ट। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आप इमेज नंबर 1 पे फोकस करें। सबसे पहले तो हम पेशेंट को सुपीन लटा देते हैं, उसके बाद जो पेशेंट की इफ़ेक्टेड लेग होती है उसको हम सीधा ऊपर की तरफ उठाते हैं और पेशेंट से कहते हैं कि जिस लेवल पर आपको पेन फील हो आपने हमें बताना है। जब पेशेंट को पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है उस लेवल से हम थोड़ा सा नीचे उसकी टांग को लेकर आते हैं और उसके बाद हम उसके फुट को डोर्सी फ्लेक्स करते हैं, यानी कि अंदर की तरफ लेकर जाते हैं। ऐसा करने से अगर पेशेंट को दोबारा से पेन फील होता है और वही सिम्टम्स फील होते हैं जो शियाटिका के हैं, तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। सेकंड है लेज़ीग टेस्ट, जो कि बिल्कुल ब्रेगार्ड टेस्ट की तरह ही परफॉर्म होता है अगर आप इमेज नंबर 2 में देखें, लेकिन इसमें एंड में हम डोर्सी फ्लेक्शन नहीं करते, सिर्फ पेशेंट की लेग को स्ट्रेट रेस करते हैं और ऐसा करने से अगर उसको पेन फील होता है तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। उसके बाद हम पेशेंट की गेट एनालाइज करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, लिम्पिंग और एंटेल्जिक गेट होगी पेशेंट की, उससे भी हमें पेशेंट की पेन की सीवियरिटी का आइडिया होगा। अब डिस्कस करते हैं कि शियाटिका के पेशेंट के पेन को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या क्या मैनेजमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, यानी हम उसके पेन को मैनेज करने के लिए पेन किलर्स एंड एसिड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ फिज़िकल थेरेपी। 60 to 90% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू, यानी विदाउट सर्जरी, सिर्फ फार्माकोलॉजिकल एंड फिज़िकल थेरेपी ऑप्शन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। सो फिज़िकल थेरेपी में हम हॉट एंड कोल्ड पैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेशेंट को करेक्ट पोस्चर्स गाइड करते हैं, प्रॉपर वेट लिफ्टिंग टेक्निक्स गाइड करते हैं। देन मैनुअल थेरेपी है जिसमें मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन एंड नर्व ग्लाइडिंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जो कि एक थेरेपिस्ट पेशेंट की प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद डिसाइड करता है कि कौन सी थेरेपी उस पर यूज़। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जिन्हें करके पेशेंट अपने पेन को मैनेज कर सकता है, लेकिन ये एक्सरसाइजेज एक थेरेपिस्ट की सुपरविजन में परफॉर्म की जाती हैं, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से इनको परफॉर्म करने की गाइडलाइंस जो हैं वो पेशेंट को बताते हैं। नंबर 1 इज़ पिरिफॉर्मस स्ट्रेच। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि पिरिफॉर्मस मसल के टाइट होने की वजह से भी शियाटिका होता है, तो जब हम इस मसल को स्ट्रेच करते हैं ये मसल रिलैक्स होता है, इसके नीचे से पास होने वाली शियाटिक नर्व पे जो कंप्रेशन है वो रिड्यूस होता है, जिससे हम पेशेंट के सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड इज़ कोबरा स्ट्रेच। कोबरा स्ट्रेच के थ्रू जो है वो स्पाइन पर एक्सटेंशन आती है और इससे अगर शियाटिका डिस्क बल्ज की वजह से हुआ है तो ये एक्सरसाइज पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए।
देन कैट एंड कैमल पोज, इससे स्पाइन पे प्रेशर रिड्यूस होता है और कोर की एक्टिवेशन होती है। हैमस्ट्रिंग एंड काफ स्ट्रेच, इमेज नंबर 1 में हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच एंड इमेज नंबर 2 में काफ का स्ट्रेच है। इसके अलावा नी टू चेस्ट, ये एक्सरसाइज बैक पेन को रिलीव करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है और ये हम शियाटिका के पेशेंट को भी परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट मैनेजमेंट ऑप्शन है वो सर्जरी है। अगर पेशेंट को फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स एंड फिजिकल थेरेपी से रिलीव नहीं हो रहा, 6 to 8 वीक्स ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बाद भी पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रहे, उस केस में हम पेशेंट को सर्जरी रिकमेंड करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं उन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को जिनको अडॉप्ट करके पेशेंट एक हेल्दी लाइफ गुजार सकता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज एंड फिज़िकल एक्टिविटी आ जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज से हेल्दी वेट मेंटेन रहता है, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। सेकेंड, गुड पोस्चर एंड गुड आर्गोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे हमारी बॉडी के जॉइंट पर इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन होगी और स्पाइन पर कोई डिस्कम्फर्ट नहीं आएगा। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंशन की वजह से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नेक के मसल्स में और बैक के मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस स्ट्रेस को मैनेज करना ज़रूरी है। इसके लिए आप जो है वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और योगा कर सकते हैं। फिर प्रॉपर फुटवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बहुत ज़्यादा हाई हील है उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो फॉरवर्डली शिफ्ट हो जाती है और उसकी वजह से आपके बैक पर बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है। देन हाइड्रेशन एंड डाइट, एक बैलेंस डाइट और प्रॉपर हाइड्रेशन बॉडी के लिए, बॉडी की डिस्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन अगर कोई स्मोकिंग करता है तो वो अपनी स्मोकिंग को फ़ौरन क्विट कर दे, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से जो हमारी स्पाइनल डिस्क है उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है। सो अपनी स्पाइन का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और इन सारी मॉडिफिकेशंस को लाजमी तौर पर फॉलो करें। प्रोग्नोसिस फॉर शियाटिका, शियाटिका जो है वो मोस्टली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एंड फिज़िकल थेरेपी के थ्रू ट्रीट हो सकता है। माइल्ड केसेस 4 to 6 वीक में मैनेज होते हैं और जो ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं वो 1 मंथ तक मैनेज होते हैं। अगर किसी पेशेंट को शियाटिका के कोई भी सिम्टम्स फील होते हैं तो वो जल्द अज जल्द इसकी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करवाए, ताकि मज़ीद किसी किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी या सीवियरिटी से बचा जा सके। आप फिज़िकल थेरेपी के कुछ सेशंस लेने के बाद बाकी एक्सरसाइजेस को अपने घर में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका जो थेरेपिस्ट होता है वो आपको सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकता है, जिसको आप घर में भी फॉलो कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। होप कि आपको टॉपिक समझ आया हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।